नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है यूपी के बुलेटिन अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रायबरेली की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। आए दिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। इस कड़ी में रायबरेली से यूथ कांग्रेस के जिला महामंत्री मोहित सिंह ने अपने 6 समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ दी है। मोहित ने इस दौरान कहा है कि वह पार्टी की नीतियों से आहत थे और राहुल गांधी के युवाओं को नशेड़ी कहने से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य शकुंतला यादव ने भी इस्तीफा दिया है। सर, समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे। मेरा जो चुनाव मैं 2015 में लड़ी थी, मैं आगे आगे जाती थी, पीछे से वो लोग विरोध करते थे, समाजवादी ही पार्टी के, लेकिन नाम नहीं ओपन करूंगे। सर, हमको बहुत परेशान, मीटिंग में कोई भी सूचना नहीं दी जाती, जिला कार्यकारिणी सदस्य होते ही कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं उससे समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ जी। देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी जो है अपने मूल विचारधारों से हट गई है। हम लोगों ने लगभग 13 वर्ष पहले कांग्रेस ज्वाइन किया तो उस समय कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का कोई जाति, धर्म और आपसी भेदभाव नहीं था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोग ये एहसास कर रहे हैं कि लगातार युवाओं के साथ रायबरेली कांग्रेस से लगातार शोषण हो रहा है। मुझे चुनाव लड़ाया गया, चुनाव लड़ा के ये बता के चुनाव लड़ाया गया कि चुनाव बड़ा जो है फेयर होगा, लेकिन ये चुनाव एक तरह से रायबरेली के युवाओं के लिए खिलवाड़ था। हम लोगों का शोषण किया गया और शोषण करने के बाद तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लापरवाह अधिकारियों की क्लास लगाई है। तो गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने डीएम की मौजूदगी में लापरवाह अधिकारियों की क्लास लगाई। बता दें कि सांसद ब्रजभूषण जिला पंचायत सभागार में आयोजित विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि जांच की आड़ में अधिकारी नाकामियां छुपा रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं संभल की, जहां संभल में पुलिस प्रशासन ने चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद किया है। तो संभल में आजादी समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने नजरबंद किया है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद को डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद रामपुर जाना था, जहां उन्हें उस दलित परिवार से मुलाकात करनी थी जिसके एक युवक की मौत को लेकर परिजन प्रदर्शन कर रहे थे। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि युवक की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है, लेकिन चंद्रशेखर को रामपुर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने नजरबंद कर लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की चंद्रशेखर को रोके जाने को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली, जहां कई घंटों के बाद पुलिस ने चंद्रशेखर को छोड़ा। चंद्रशेखर ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी भी जताई, जहां उन्होंने कहा कि जितनी फोर्स यहां मुझे रोकने के लिए लगाई गई है और बैरिकेडिंग की गई है, इतनी अगर दलित परिवार के लिए की गई होती तो आज दलित परिवार का उत्पीड़न नहीं होता। उनके जो चाहने वाले हैं उनको जो है अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके परिवार के लिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल गया। आज मुझे फिर हाथरस याद आ रहा है और आप महसूस कीजिए कि रामपुर में कुछ गज जमीन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने एक दलित युवक की जो 17 साल का था उसकी हत्या कर दी है और कई लोग घायल हैं। मैं उन परिवारों से मिलने जाना चाहता हूं, लेकिन पुलिस की तानाशाही ये है कि मैं उन परिवारों से मिल नहीं सकता हूं। मैं पुलिस से नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि ये भी किसान परिवारों के लोग हैं, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। अब तो वैसे भी दलितों की हत्या के लिए अपराधियों की जरूरत नहीं, क्योंकि पुलिस इस काम को अच्छी तरह से अंजाम देने लगी। क्या आज चंद्रशेखर आजाद अपने उन पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकता जिनके खून के साथ होली खेली गई है, जिनके आंसू नहीं सूख पाए हैं? उस मां को क्या जवाब देगी सरकार? इस प्रदेश में दलितों की हत्या कब बंद होगी? मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे? बड़ा दलित हितैषी होने का नाटक करते हैं। मैं मांग करता हूं, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी खड़े हैं, कि मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा। आप अपने अधिकारियों से बात कर लो। मैं कोई विवाद नहीं चाहता, संवैधानिक तरीके से उस परिवार की आवाज उठाना चाहता हूँ। आज उस परिवार को मेरी जरूरत। तो बुलेटिन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शिरकत की। तो बुलंदशहर में पसमानदा मुस्लिम की बात सरकार के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शिरकत की। कार्यक्रम में सैकड़ों पसमानदा मुस्लिमों ने भी शिरकत की। इस दौरान मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने लोगों को
सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने पहली बार पसमानदा मुस्लिमों के उत्थान की बात की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पसमानदा समाज के लिए विकास के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि मौजूदा सरकार में पसमानदा मुस्लिमों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जनपद बुलंदशहर में इस पसमानदा पंचायत में आज मैं शामिल हुआ और मैं ये खुले मंच से कहता हूं कि पसमानदा समाज के उत्थान की बात पहली बार अगर किसी ने की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। पसमानदा समाज के उत्थान की चिंता हमेशा मुस्लिम समाज के बीच रही, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कभी भी पसमानदा समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुले मंच और खुले मन से पसमानदा उत्थान की बात कही और न केवल कही बल्कि धरातल पे उसके लिए काम भी किया। आज आप देखिए तमाम जो माइनॉरिटी के इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मदरसों के तालीम को हमने बेहतर किया, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में हमने विकास का काम किया। तमाम योजनाओं का लाभ पिछड़े पसमानदाओं को मिल रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे निःशुल्क राशन हो। तो हम ये कह सकते हैं कि पसमानदा उत्थान को तालीम से, तरक्की से, रोजगार से, उनके उद्योग से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया उस पर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जनपद बुलंदशहर में इस पसमानदा पंचायत में आज मैं शामिल हुआ और मैं ये खुले मंच से कहता हूं कि पसमानदा समाज के उत्थान की बात पहली बार अगर किसी ने की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। पसमानदा समाज के उत्थान की चिंता हमेशा मुस्लिम समाज के बीच रही, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कभी भी पसमानदा समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुले मंच और खुले मन से पसमानदा उत्थान की बात कही और न केवल कही बल्कि धरातल पे उसके लिए काम भी किया। आज आप देखिए तमाम जो माइनॉरिटी के इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मदरसों के तालीम को हमने बेहतर किया, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में हमने विकास का काम किया। तमाम योजनाओं का लाभ पिछड़े पसमानदाओं को मिल रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे निःशुल्क राशन हो। तो हम ये कह सकते हैं कि पसमानदा उत्थान को तालीम से, तरक्की से, रोजगार से, उनके उद्योग से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बुलेटिन बात एटा की कर लेते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने साइबर थाने का उद्घाटन किया। इसके बाद ही एडीजी ने साइबर थाने का निरीक्षण भी किया है। तो सीएम योगी ने यूपी में बने नए साइबर थानों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सीएम योगी का संबोधन भी सुना। वहीं एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने नए बने साइबर थानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बलवा ड्रिल, कैंटीन, भोजनालय, पुलिस चिकित्सालय, परिवहन शाखा और 11 नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया। साथ ही थाना प्रहरियों को साइकिल, टॉर्च और जरूरी चीजें बांटी गई। इस दौरान उन्होंने थाना प्रहरियों के साथ संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। जी, आज एटा पुलिस ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण था और आज हमने राइट ड्रिल से शुरू किया पुलिस लाइन में, और जो दंगाइयों के विरुद्ध पुलिस की राइट ड्रिल होती है उसमें किस तरह का पुलिसकर्मी को एक अपना बिहेवियर रखना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, इसी सबको एक समीक्षात्मक रूप से देखा गया। और मुझे काफ़ी संतोष है कि राइट ड्रिल का परफॉर्मेंस जो पुलिस लाइन में हमारे पुलिसकर्मियों ने किया था वो बहुत ही बेहतरीन था। और सभी पार्टी, चाहे वो घुड़सवार पार्टी हो, चाहे वो लाठी पार्टी हो, चाहे वो टीयर गैस पार्टी हो, चाहे फायरिंग पार्टी हो, सभी के द्वारा बहुत ही तो बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुलिस को बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि पुलिस को साइबर क्राइम थाने के साथ साथ ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की सौगात मिली है। तो बागपत पुलिस को बड़ी सौगात मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में वर्चुअली साइबर थानों का उद्घाटन किया। इस कड़ी में बागपत को भी साइबर क्राइम थाना और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की सौगात मिली। बागपत के एसपी ने पुलिस लाइन में साइबर क्राइम थाने और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने इस दौरान कहा कि साइबर क्राइम थाना बनने के बाद बागपत में बढ़ रहे साइबर क्राइम को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से जिले के सभी बॉर्डर की निगरानी भी की जाएगी। ये आज जनपद बागपत में हमने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। इस कंट्रोल रूम में हमारे बॉर्डर पे जितने भी ANPR कैमरे लगे हुए हैं, जो 3 हमारी इंटरस्टेट बॉर्डर है जो कि हरियाणा से लगती है और 4 जो अंतर जनपदीय बॉर्डर है, उन सभी बॉर्डर्स पे हमने ANPR कैमरे, IP कैमरा से उसको लैस किया है।
जिससे जो भी गाड़ी वहाँ से निकलेगी उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, जो कि क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम कंट्रोल दोनों के लिए हमारे लिए लाभदायक रहेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे मेन टाउन एरिया है और जो मेन चौराहे हैं उसमें जो हमारे कैमरे लगे थे ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंदर, उसको भी हमने इंटीग्रेट करके आज ये संयुक्त कमांड सेंटर पे लगाया है, ताकि एक सेंट्रलाइज वे में इसकी मॉनिटरिंग हो सके और कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो या कोई भी अपराध करने वाली जितने भी व्यक्ति हैं उन पे हम लोग एक सेंट्रलाइज वे में मॉनिटर कर सकें। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला सामने आया है। तो बागपत दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की उसके दफ्तर में घुसकर ही हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें कि यह मामला बागपत कोतवाली इलाके के निवाड़ा नोजेपुर का है रोड का बताया जा रहा है। मृतक प्रॉपर्टी डीलर की पहचान यूसुफ के रूप में हुई है। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है। मृतक यूसुफ के परिजनों ने जानकारी दी, उनसे जानकारी मिली कि 2 साल पहले भी कुछ बदमाशों ने यूसुफ पर फायरिंग की थी, लेकिन वो तब बाल बाल बच गए थे। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन पुलिस हमलावरों का तब भी पता नहीं लगा पाई थी। दरअसल जी हम गांव में ही थे, तो एक हमारे गांव के एक डॉक्टर है डॉक्टर संजीव, वो यहीं आ रहे होंगे तो मिलने आते थे वो। तो उन्होंने कॉल करी, वो बताया कि यहाँ पे तुम्हारे चाचा को ऐसे गोली मार दी किसी अज्ञात लोगों ने। 3 अज्ञात लोग थे, बाइक पे थे, पता तो लग नहीं पाया और असल पहचान होने के लिए कौन थे। तो जब हम आके यहाँ देखा तो वो मृत हालत में थे। फिलहाल तो यहाँ कोई था नहीं, अकेला था वो जी। मैं तो फ़ोन किया तभी आए हम 9 बजे करीब की बात है। हाँ, वैसे कोई गाँव में झगड़ा नहीं है, बाहर भी कोई झगड़ा नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, अपनी ज़मीन है, अपनी प्लॉटिंग हो रही है। एक पूर्वाह्न में लगभग 9:30 बजे जानकारी हुई कि निरोजपुर गुज्जर के गांव के बगल में ही एक प्रथम प्रॉपर्टीज का एक कार्यालय बना हुआ, वहां पे उनके मालिक यूसुफ बैठे हुए थे और तभी 2 लड़के अज्ञात वहां पे आए। लोगों ने फायरिंग की, जिससे उनकी मौत हो गई है। डेड बॉडी को हम लोगों ने मर्चरी भिजवा दिया, पोस्टमार्टम हो रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। परिजनों से हमारी बातचीत हो रही है। हमारे परिजनों का कहना है कि कुछ रंजिशें इनकी चल रही थी और विगत में झगड़ा इनका हुआ था। इनका शंका उस तरफ ही है। मुकदमा लिखने की कार्रवाई हम लोग इसमें करवा रहे हैं और जो भी इसमें मुलविस है उन जल्दी हम लोग उसमें गिरफ्तार करेंगे और पूरे घटना का हम लोग पर्दाफाश करेंगे। बुलेटिन में बात सुल्तानपुर की कर लेते हैं, जहां नशेड़ियों का आतंक देखने को मिला। बता दें कि यहाँ नशेड़ियों ने एक सिपाही पर हमला कर दिया। तो सुल्तानपुर में नशेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। नशेड़ियों ने नगर कोतवाली के सिपाही को ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। जहां लहूलुहान सिपाही को कोतवाली लाया गया, वहीं पुलिस ने एक हमलावर को इस मामले में गिरफ्तार किया। बता दें कि मामला नगर कोतवाली इलाके के जिला पंचायत परिसर का है। जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली में तैनात सिपाही पवन कुमार जब जीप से यहां पहुंचे तो उन्हें 7 से 8 लोग परिसर के अंदर बीच सड़क पर खड़े होकर शराब पीते नजर आए। सिपाही ने जब उन लोगों को हटने को कहा तो नशेड़ियों ने सिपाही पर ही हमला कर दिया। हालांकि सिपाही ने भी बहादुरी दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी हमलावर और सिपाहियों को लेकर कोतवाली पहुंची, जिसके बाद इस सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस इस मामले की आगे की जांच में जुट गई। को रात तकरीबन 8 बजे जिला पंचायत गार्ड में नियुक्त आरक्षी पवन कुमार जिला पंचायत परिसर में अपनी गाड़ी से जा रहे थे। वहां कुछ बैठे अज्ञात लोगों से उनकी कहासुनी हुई, मारपीट हुई, उनको चोट लगी। उनको तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। बाद में उनके द्वारा प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। को रात तकरीबन 8 बजे जिला पंचायत गार्ड में नियुक्त आरक्षी पवन कुमार जिला पंचायत परिसर में अपनी गाड़ी से जा रहे थे। वहां कुछ बैठे अज्ञात लोगों से उनकी कहासुनी हुई, मारपीट हुई, उनको चोट लगी। उनको तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा। तो बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे बड़ा हादसा हुआ। यहां एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तो बांदा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। बता दें कि चारों मृतक एक ही बाइक पर सवार थे। यह हादसा बिसंडा थाना इलाके के बुलंदशहर एक्सप्रेसवे पर हुआ। हादसे के बाद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 4 लोग बिसंडा थाना इलाके के औरन कस्बे के रहने वाले बताए जा रहे थे।
तो बुलेटिन के आखिरी में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो फर्रुखाबाद में एक चलती कार बीच सड़क पर ही आग का गोला बन गई। कार में बैठी 3 सवारियों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि यह मामला कमालगंज थाना इलाके के कतरौली पट्टी के पास कानपुर फर्रुखाबाद रोड का है। देखते ही देखते आग ने यहां विकराल रूप धारण कर लिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।